देश की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा में हरियाणा प्रदेश से टॉप करने वाले हिमांशु नागपाल ने मात्र 22 साल की उम्र में 26वीं रैंक ली है, और वो भी अपने पहले ही प्रयास में। तो हिमांशु नागपाल आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी सफलता कैसे अर्जित की है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है और अपने पहले ही प्रयास में हासिल की है। थैंक यू सो मच। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में इतने बड़े मुश्किल एग्जाम को क्रैक कर दिया? इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। पहली थी प्लानिंग, कि आप जो भी कर रहे थे एक प्लान के अकॉर्डिंग था। दूसरा राइट मोटिवेशन, कि अंदर से जो एक इंटरनल मोटिवेशन होता है कि आपको ये चीज़ करनी है, अचीव करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा हार्ड वर्क। तो आपको ये कब महसूस हुआ आपके जीवन में कि आपको आईएएस ही बनना है? ये एक तरह से हमेशा से था, जब देखा था मतलब कि स्टार्टिंग में कब, आप 10th में थे, +1 में, कब आपको लगा कि ये बचपन से ही था। बचपन से ही था? कुछ एज का इसमें कोई रोल नहीं है। बचपन से देखा था कि ऐसा कोई डिप्टी कमिश्नर का कोई रोल होता है, एक बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बड़ा काम है। बट जैसे जैसे कॉलेज में आया तो क्लैरिफाई होता रहा कि हाँ ये काम होता है, ऐसे एग्ज़ाम तो होता है। आपने सीए में भी टॉप किया था, तो आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा है, तो आपने सीए किया, उसके बाद उस टाइम भी आप यूपीएससी को माइंड में लेके चल रहे थे? सीए करने के पीछे एक वजह थी, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि फाइनली जाके यूपीएससी में मुझे अपना ऑप्शन कॉमर्स रखना है। ओके ओके, तो मतलब इसकी आप अपना preparation के लिए। सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड को मजबूत रखना चाहते जी, थे जी, कॉमर्स के जी। लिए, इसलिए। इसलिए मैंने इसी तो आप कब से तैयारी कर रहे थे, डीपली तैयारी कहीं हम? ये मैंने कॉलेज के ख़त्म होने के बाद जो प्रॉपर कौन से प्रिपरेशन ईयर में आपने खत्म किया था कॉलेज? मैंने 2017 जून में। 2017 में मतलब आपने 2 साल की प्रिपरेशन में क्रैक कर दिया एग्जाम? जी अच्छा, आपको मैं जैसे पर्सनली 1-2 बार मिला हूँ, जी। तो आप कभी टेंशन में नहीं दिखते थे? टेंशन इसका क्या राज है कि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन आपके कभी शिकन या ऐसी कोई टेंशन नहीं दिखती थी आपके चेहरे पे? इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, कि उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया कि टेंशन मत लेना, और टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इवेंचुअली वही बात आ जाती है कि आप टेंशन लोगे तो माइंड का एक स्पेस बहुत ऑक्यूपाई हो जाता है, और तो पढ़ाई आपने में मतलब ध्यान जितनी नहीं भी लगता। एनर्जी थी पूरी फोकस की आपने, जी, बिल्कुल। पॉजिटिव रहें जी और स्टडी करें अपनी। जी, बिल्कुल। आपकी उम्मीद थी आपको कि आपको इतनी बेहतरीन रैंक मिलेगी आपको, या इससे भी कम उम्मीद कर रहे थे आप, 26 से भी नीचे? इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आ जाएगा, इतना अच्छा आ जाएगा। पर मेहनत की थी तो एक तरह से उम्मीद तो थी कि हाँ मेहनत का फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल। बट आज ही मिल जाएगा और इतना अच्छा मिल जाएगा, ये उम्मीद नहीं। ये उम्मीद नहीं थी आपको? मतलब जो यूपीएससी का नेचर है एग्जाम का, ये बोलते हैं बड़ा सरप्राइजिंग सा ही है। जी, इसको बड़ा कोई काफ़ी 3-4 अटैम्प्ट में भी नहीं कर पाता है, कई बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर पाते हैं। इस नेचर को कैसे देखते हैं आप? मतलब कहाँ कमी रह जाती है जो 4-5 अटैम्प्ट तक जाते हैं, और जो पहले में ही कर जाता है एक स्टूडेंट? मुझे अपने सीनियर्स ने बताया था और वही मैंने यूज़ किया, कि पहला जो चीज़ है कि आप यूपीएससी का कोई पैटर्न ढूंढने मत चलो कि ऐसा है या ऐसा है। आप एक लाइन तो बड़ा वाइड सिलेबस है, देखो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और जो भी लास्ट ईयर का पैटर्न है, आप बस उनसे अपना एक प्लानिंग क्रिएट करो और अपने प्लान से चलो, किसी दूसरे के बताए हुए तरीके से नहीं। एक आपका प्लान है, आप उसी पे चलते रहिए। आपने मतलब खुद का प्लान डेवलप किया जी। इसको क्रैक करने के लिए। तो आप हर रोज कितने घंटे पढ़ते थे? नॉर्मली एग्ज़ाम ये वैरी करता था। नॉर्मली 5-6 घंटा पढ़ता था, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगा, मेंस के एग्ज़ाम में 12-13 घंटे। 5-6 घंटे आप दिन में पढ़ते थे? मतलब कौन सा टाइम आपको परफेक्ट लगता था पढ़ने के लिए? मेरा 8 से 10:30 बजे कोचिंग होता था, और उसके बाद 1 घंटा पढ़ लिया, एम में फिर थोड़ा सो लिया, फिर शाम को 2-3 घंटा पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। ओके ओके। हाँ, इतना कोई भी तो जैसे ऐसे बोलते हैं कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो दुनिया को भूल जाते हैं, वो आंखें बंद करके। क्या ऐसा भी है क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको फैमिली याद रहती थी, जो आपके रिश्ते निभाते थे, आप प्रोग्राम वगैरह में आते थे घर पे? कभी कभी जो मुझसे हो पाता था वो मैं करता था। अगर मेरी क्लास थी या कोई पहले से एंगेजमेंट था कोई किसी चीज़ को लेके, तो नहीं कर पाता था। तो अभी जैसे आप सिस्टम में आएंगे तो आपकी जो असली परीक्षा होगी, आपकी काबिलियत होगी, अब पता लगेगी। जैसे आप डीएम बनेंगे, एक पूरा जिला होगा आपके अंडर, तो आपको जो अभी काफ़ी अध्ययन किया आपने, ऐसी इस व्यवस्था में कहाँ कमियाँ लगती हैं आपको कि जहाँ सुधार करने की जरूरत है देश की व्यवस्था में? भाई उस क्षेत्र में हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसा कुछ? जो सबसे फाउंडेशन है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि आता है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया में वही सबसे ज़्यादा कमियां हैं। जो हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया में 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से कम है, और वही इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है।
और वो तभी हो पाएगा जब राइट स्किलिंग होगा, राइट जॉब एनवायरनमेंट होगा, एजुकेशन होगा, और वहाँ सबसे ज़्यादा कमी रह मतलब जाती आपको ये लगता है कि जॉब और शिक्षा, मतलब मेन तो शिक्षा ही आ गया हम देखें तो, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की जरूरत है इस देश में। तो आपका जैसे इंटरेस्ट एरिया होता है, आपके क्या सोशल है या आर्थिक है, जो आपके इंटरेस्ट एरिया, फोकस एरिया रहेंगे, वो क्या है आपका? मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही रहा है, हाँ, बट इसलिए। हर चीज़ का एक एलिमेंट एक पॉलिसी में होता है, तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते या किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे सकते, सबकी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, बट एक जो पर्सनल मेरा इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक्स कॉमर्स में है आपका, तो मतलब आप कॉमर्स के जो विषय होंगे उस पर ज़्यादा पकड़ है आपकी, उसमें ज़्यादा काम करना चाहेंगे, जो कॉमर्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ होंगी आपकी। तो आप जो नए बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? बस कंसिस्टेंसी रखना और अपना, जैसे बोला था, अपना जो आपका अपना प्लान है जो आपने खुद के लिए बनाया है उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना, या मेरे पे या किसी और के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना, अपना प्रस्ताव खुद बनाना। आप ये बताइए सर कि जो कोचिंग है, कई बच्चे होते हैं कि इसको बिना कोचिंग के भी क्रैक कर देते हैं, बिल्कुल हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग का ज़्यादा महत्व है क्या आज की जो कंपटीशन बढ़ गया है इस एग्ज़ाम में ज़्यादा? एक तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनके फादर या भाई खुद ऑलरेडी आईएएस होते हैं, तो उनको डायरेक्शन मिल जाती है, बट जिनके पास नहीं है, तो जैसे मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था, तो कोचिंग पे गया तो टीचर से बात किया, तो थोड़ा हेल्प किया उन्होंने कि ऐसे पढ़ो। तो कोचिंग का भी बेनिफिट वहीं तक है जब तक आप लेना चाहो। ओके, तो आप पर्सनली अगर अटेंड करोगे क्लासेस को, रेगुलरली क्लासेस जाओगे, नोट्स अच्छे से बनाओगे, टीचर से बात करोगे, तो कोचिंग का बिल्कुल फ़ायदा। तो माइंड को, जैसे आप बोल रहे हैं टेंशन से दूर रहते थे, इसके लिए क्या करते थे आप, माइंड को बिल्कुल ही टेंशन से दूर रखा जाए? शाम को 1-2 घंटा खेलो, खेलते बाहर निकलो, दोस्तों से तो बात आपकी करो। हॉबीज़ क्या हैं अभी? मेरी तो हॉबीज़ वहाँ में मैंने साइकिल ले रखा था अपने लिए, और रात को 1-2 घंटा शाम को साइकिल पे निकल जाता था। उसके अलावा म्यूजिक वगैरह ऐसा कुछ? म्यूज़िक, हाँ, तो म्यूज़िक कैसा म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हैं? मुझे पर्सनली पॉप सॉन्ग अच्छा लगते हैं, वेस्टर्न सॉन्ग्स। हाँ, अच्छा, इंडियन हिंदी में ज़्यादा? इंडियन अच्छे लगते हैं, पर अभी तो फिल्में वगैरह आप देखते थे अभी प्रिपरेशन के दौरान कभी कभार? बीच में तो फ्रेश होने के लिए आप ये सब करते, मतलब ये धारणा जो है कि आंखें बंद करके आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, ये सही नहीं लगती आपको? मतलब इंजॉय भी होता है बीच में? इनफैक्ट मेरा 26 से 6 तक मेंस था, तो 26, 27, 28 को पेपर था, और 28 को मैं मूवी देखने गया था, उसके 5-6 दिन का गैप था। ओके। तो आपका इंटरव्यू जो था वो कैसा रहा था आपका? कितनी देर तक चला था आपका जो इंटरव्यू था? मेरा 30 मिनट्स अराउंड चला था इंटरव्यू। बहुत थोड़ा सा ग्रिलिंग भी था, बहुत एक मिक्स बैग था कि कुछ ग्रिलिंग एलिमेंट्स थे बीच बीच में, कुछ। तो आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो आपके बैकग्राउंड से थे, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स थे, या आपके जिस शहर से जुड़े हो, जिस प्रदेश से, कैसे थे वो क्वेश्चन? वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे कुछ सारे। तो कुछ एक मेरे स्कूल के नाम को लेकर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि मैं आईएएस बनना क्यों चाहता हूँ। तो आपने क्या बताया आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? बस वही बताया कि जब कॉलेज में देखा था कि इस सर्विसेज में आके आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, और आपका पर्सनल ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे ज़्यादा है, तो कोई दूसरा करियर ऑप्शन इससे ऊपर नहीं हो सकता, तो यही आना। अच्छा, आपने यही जवाब दिया था वहाँ पे भी? अच्छा, और कोई खास क्वेश्चन आपसे पूछा उस टाइम, आपको ध्यान हो कोई? उस टाइम पर जैसे 5-6 मिनट मेरा डिस्कशन इस सर्व एक बोर्ड मेंबर ने लिया था कि उस टाइम पर चाइना ने इंडिया का 1267 कमेटी में ब्लॉक किया था, तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था चेयरमैन ने कि 5 चेंजेस आप क्या लाना चाहोगे अगर आप सर्विसेज में आते हो। क्या आपने क्या बताया 5 चेंजेस क्या लाएंगे? कुछ जैसे एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस, दूसरा पॉलिटिकल प्रोसेस में कमियां लगती हैं आपको? बिल्कुल बहुत कमियां हैं। बहुत कमियां हैं। अच्छा, तो मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है वो एक देश के विकास को, फ्यूचर को डिसाइड करता है। बिल्कुल। तो ये भी आपको लगता है इसमें सुधार की जरूरत है? बिल्कुल। कमिटीज़ बनते जा रहे हैं बट कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। अच्छा, तो अभी आप डीएम बनेंगे तो आप भी सिस्टम में शामिल हो जाएंगे अभी। तो अच्छा, और क्या बताया आपने, और कौन से आपके ऐसा जो 5 एरिया बताया? दूसरा बताया था सिटीजन फ्रेंडलीनेस ऑफ गवर्नमेंट, कि आज भी एक ब्यूरोक्रेसी जो है एक सेंट्रलाइज पावर बन गया है कि वहीं से सब सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रास रूट पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उनके पास पावर। मतलब आपको लगता है कि अभी भी जो सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, हिंदी में कहे तो आप, जी बिल्कुल, वो एक जगह से चल रही है, एक जगह से चल रही है। तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, इससे मतलब क्या लगता है आपको कि सत्ता बेहतर चल सकती है जब सभी के पास शक्तियाँ बट जाएंगी आपस में? तो इससे जब बढ़ जाएंगी तो किसी को भी ग्रीवियंस होगा, कोई भी सिटीजन को ग्रीवियंस होगा, आराम से जाकर, क्योंकि अगर एक हाथ के पास पावर है तो वो किस की सुनेगा?
बट अगर पार कई बार नीचे ये तक होगा, जैसे कई बार ना ये बोलते हैं कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देते हैं तो वो थोड़ा सा वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ऊपर से। इसलिए साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए, रेगुलर ऑडिट हो, रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब चेक एंड बैलेंसेस जरूरी हैं, बिल्कुल अभी भी हैं, लेकिन उनमें और सुधार की जरूरत है। अच्छा, और कौन सा एरिया आपने बताया इसका? और तीसरा मैंने बताया था अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ओके, कि क्यों इतना वो ज़रूरी है। चौथा बताया था मोटिवेशन, दैट जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है या लोअर ग्रास रूट ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है। ओके, ओके, ओके। पांचवा तो बताया ये था कमी corruption। आपको इसका कारण क्या लगता है? जो ग्रास रूट पे वो पब्लिक डीलिंग सबसे ज़्यादा देखी होती है उनकी, तो उसमें कमी कहाँ, किस कारण से लगती है आपको? कि मोटिवेशन की कमी पूछ रहा हूँ मैं, कि किस कारण से मोटिवेशन की कमी है? बहुत बहुत रीजंस हैं इसके लिए। पहला रीज़न सबसे ज़रूरी जो है कि परफॉर्मेंस को वैल्यू नहीं किया जाता। ओके, आप आ गए हो तो आपको लगता है कि नहीं कोई निकाल मतलब जो नहीं लूप सकता। होल्स हैं वो ज़्यादा सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। जी, फिर वहाँ जी, से जी। जो काम नहीं कर रहा है वो फिर आगे निकल जाता है, काम करने वाले की परफॉर्मेंस को नहीं नहीं वैल्यू किया नहीं जाता, वैल्यू किया जाता रिकग्नाइज है। नहीं किया जाता। ये सब कोई रोल क्लैरिटी नहीं है, जॉब क्लैरिटी नहीं है, इन सब की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी आप मात्र 22 साल की उम्र में आईएएस बन चुके हैं और बड़े ऊपर तक जाएंगे आप। जो सरकार की पॉलिसीज होंगी उसको भी आप डिसाइड करने में एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा आपका। तो अच्छा सर, आपसे कुछ नहीं पूछते हैं, आप सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करते थे या बिल्कुल ही दूर रहते थे सोशल नहीं, मीडिया से? बिल्कुल दूर नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा, बिल्कुल दूर नहीं रहता, क्योंकि मेरा तो प्रॉब्लम भी यही था कि जहाँ मैं रहता था वहाँ सिग्नल ही नहीं आता था। अच्छा, तो सोशल मीडिया ही था जिससे मैं कनेक्ट कर सकता था। ओके, तो तो social व्हाट्सएप media पे वगैरह, होता था। फेसबुक वगैरह यूज़ करते थे आप? कभी कभी वेरी लेस इन अ डे, जब पढ़ाई कर रहा था तब बिल्कुल नहीं। अच्छा, अच्छा। तब फ़ोन को साइड पे, फ़ोन कहीं और हो और आप कहीं और हो। अच्छा, मतलब आप इनका भी कभी जब आपको मन करता था आप इस्तेमाल कर लेते थे थोड़ा जी, और इनका अच्छे से यूज़ भी करोगे तो हेल्प भी बहुत करते हैं। बहुत? अच्छा, अच्छा। अभी ये जो हम आपकी बात टॉप किया है कनिष्क ने, उन्होंने कहा है कि मेरे मोटिवेशन मेरे पापा, मम्मी एंड गर्लफ्रेंड है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है सर। अच्छा, तो शुक्रिया सर आपका, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे Thank you. सिटी बस Thank न्यूज़ you के so लिए। much. ये थे हमारे साथ हिमांशु नागपाल। इन्होंने आईएएस की परीक्षा में 26वां रैंक हासिल किया है और ये जल्द ही डीसी बन के किसी भी ज़िले की सेवा करेंगे, उसके बाद प्रदेश की, और फिर हमें उम्मीद है कि ये देश के टॉप ब्यूरोक्रेट बन के इस देश की सेवा करेंगे।